औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारा टॉपिक है, वो है फॉलिक एसिड टेस्ट के बारे में कि फॉलिक एसिड टेस्ट है क्या चीज़, किस तरह आप इसको परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले इस टेस्ट से शुरू करने से पहले हम थोड़ा इस फॉलिक एसिड को टच देंगे कि फॉलिक एसिड ये हमारे पास है क्या चीज़। तो हमारे पास ये नेचुरल फॉर्म में जो मौजूद होता है वो है फोलेट और फॉलिक एसिड हमारे पास एक इम्पोर्टेंट मिनरल है, एक न्यूट्रेंट है जो कि हमारे पास जो कुछ फ्रूट होता है और इसके साथ साथ कुछ फूड्स जो हमारे पास मौजूद होते हैं, इसमें हमारे पास ये फॉलिक एसिड मौजूद होता है। लेकिन ज़्यादातर हमारे पास जो प्रेगनेंसी जो फीमेल होते हैं उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे पास प्रेगनेंसी के दौरान इससे ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है और भी कुछ मसले आ जाते हैं। लेकिन ये फॉलिक एसिड हमारे पास जिस तरह विटामिन B9 है, इसका फॉर्म है फोलेट एंड फॉलिक एसिड आर फॉर्म ऑफ विटामिन B9 यूज फॉर डिफिशियंसी एंड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। जितने भी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है उसके बाद जब प्रेगनेंसी हो जाए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके वक्त भी फॉलिक एसिड की फीमेल में ज़्यादातर, मेल में भी उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन इससे ज़्यादा जो आप कंपेयर करें मेल और फीमेल को तो फिर हमारे पास फीमेल में इसके बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड की कमी आ जाती है। और ये फोलेट जहन में यह बात याद रख ले, बैठा ले कि फोलेट हमारे पास फूड में मौजूद होता है। पहले भी हमने पढ़ लिया कि कुछ फ्रूट है, कुछ फूड्स है, इस तरह हमारे पास इसमें यह फोलेट मौजूद होता है। अगर इस तरह कमी आ जाए तो फिर हमारे पास सप्लीमेंट्री फॉर्म में भी मौजूद होते हैं। डॉक्टर और फिजिशियन फिर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, सप्लीमेंट्री फॉर्म में भी फिर लोग ले लेते हैं। फिर इसके बाद देयर इज डिफिशियंसी इन द बॉडी। यही बात है कि जब डिफिशियंसी आ जाए बॉडी में तो फिर डॉक्टर उस फॉलिक एसिड को प्रिस्क्राइब करता है और इसी से फिर वो उसकी जो कमी होती है बॉडी में वो पूरा हो जाती है। फॉलिक एसिड आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंस। कहाँ पे हमारे पास वो फॉलिक एसिड मौजूद होता है, तो हमारे पास वीट प्रोडक्ट हो गया, जो गंदम हो गया, इसमें भी मौजूद होता है, लीवर हो गया, स्पेनिच हो गया और इसके साथ बीन लोबिया हो गया। इस सारे में हमारे पास जितने भी हमने पढ़ लिए उसमें हमारे पास फॉलिक एसिड मौजूद है, जो कि एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रेंट है। इस सारे स्लाइड में हमने ये पढ़ लिया कि किस चीज़ से बना हुआ होता है फोलेट और फॉलिक एसिड, यानी विटामिन बी का जो फॉर्म है, विटामिन B9 का फॉर्म है। और ज़्यादातर हमारे पास वो फीमेल में उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान उसमें फॉलिक एसिड की कमी बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो इसलिए फिर डॉक्टर हजरात उसको सप्लीमेंट्री फॉर्म में उसको प्रिस्क्राइब करता है। फिर इसके बाद हमारे पास है फंक्शन ऑफ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड का फंक्शन क्या है, जो मेन काम है बॉडी में वो क्या है? इट्स एड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ DNA एंड RNA। जो इम्पोर्टेंट हमारे पास मटेरियल है हमारी बॉडी में, DNA हो गया, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया, राइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया, RNA हो गया, ये जो जेनेटिक मटेरियल है हमारे पास, ये DNA और RNA, इसकी प्रोडक्शन में बहुत अहम रोल अदा करती है ये फॉलिक एसिड। इसके बाद हमारे पास इट्स स्पेशली इंपॉर्टेंट व्हेन सेल एंड टिश्यू आर ग्रोइंग रैपिडली सच एज इन्फेंसी, एडोलेसेंस एंड प्रेगनेंसी। ये सारे एक ऐसे कंडीशन है जिस तरह एडोलेसेंस यानी उठती हुई जवानी हो गया और इसके साथ साथ प्रेगनेंसी में इसके दौरान हमारे पास ये फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि जिस तरह हमने पिछले स्लाइड में पढ़ लिया कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारे पास ये फॉलिक एसिड है उसकी कमी आ जाती है। इस तरह हमारे पास जब टिश्यू का ग्रोविंग आ जाता है, जब टिश्यू पैदा होते हैं, इसके साथ ग्रोविंग के साथ साथ ये फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और फिर इसके बाद हमारे पास है फॉलिक एसिड आल्सो वर्क क्लोजली विद विटामिन B12 टू हेल्प मेक ब्लड सेल एंड हेल्प आयरन वर्क प्रॉपरली इन द बॉडी। और दूसरी बात हमने पहले भी पढ़ी है कि टिश्यू सेल वगैरह की जब वो प्रोडक्शन होती है उसी के दौरान भी फॉलिक एसिड का बहुत अच्छा किरदार है। इस तरह हमारे पास वो विटामिन B12 के साथ भी वो काम करे, इसके वो रेड ब्लड सेल पैदा करे प्रोडक्शन में। जब रेड ब्लड सेल पैदा होते हैं इसकी प्रोडक्शन में भी फॉलिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत अच्छा किरदार है। फिर इसके बाद फॉलिक एसिड आल्सो रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड कैंसर। और फॉलिक एसिड का इसके बाद जो काम है वो क्या है कि हार्ट के जितने भी डिजीज है उसके खिलाफ मुज़ाहिमत, यानी जितने भी रिस्क है, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट डिजीज जो भी हो, हार्ट के रिलेटेड या कैंसर हो, उसको रोकने में बहुत ज़्यादा अच्छा किरदार
अदा कर सकता है ये फॉलिक एसिड। तो ये सारा फंक्शन था फॉलिक एसिड का, जिस तरह डीएनए हो गया यानी जेनेटिक मटेरियल प्रोडक्शन में, और कुछ सेल टिश्यू वगैरह रेड ब्लड सेल में, और इसके साथ साथ कैंसर और हर डिजीज के रेजिस्टेंस पैदा करता है इस डिजीज के सामने। तो यह था हमारे पास फॉलिक एसिड का फंक्शन। फिर इसके बाद हमारे पास है नॉर्मल रेंज ऑफ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड नॉर्मल वैल्यू हमारे बॉडी में कितना है, में ये जो इन्फेंट है इसमें कितना है, चिल्ड्रन है, एडल्ट इसमें कितना नॉर्मल हमारे पास ये फॉलिक एसिड मौजूद है। तो इन्फेंट में हमारे पास 14 से लेकर 51 नैनोग्राम पर मिलीलीटर, ये हमारे पास इन्फेंट यानी जब बच्चा पैदा हो इसका जो फॉलिक एसिड का नॉर्मल रेंज कितना होगा, 14 से लेकर 51 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन में इसका जो नॉर्मल रेंज है, जो नॉर्मल वैल्यू है इसके बॉडी में 5 से लेकर 21 नैनोग्राम पर मिलीलीटर, 5 से लेकर इसी नैनोग्राम मिलीलीटर फॉलिक एसिड नॉर्मल मौजूद होता है चिल्ड्रन के बॉडी में। फिर इसके बाद हमारे पास जो आता है थर्ड नंबर पे वो है एडल्ट यानी जवान। जवान में कितना होता है फॉलिक एसिड का रेंज, नॉर्मल वैल्यू कितना फॉलिक एसिड मौजूद होता है नॉर्मली एक एडल्ट में, हेल्थी एडल्ट में, तो वो होगा 2 से लेकर 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। तो यह था हमारे पास नॉर्मल वैल्यू जो हमारे पास हमारे बॉडी में, इन्फेंट में, चिल्ड्रन में, एडल्ट में मौजूद होते हैं फॉलिक एसिड का लेवल। इससे ज्यादा कम जब हो जाए तो फिर वो डॉक्टर इसके हिसाब से वो मेडिकेशन देता है। फिर इसके बाद है हाउ कैन वी कलेक्ट सैंपल फॉर फॉलिक एसिड टेस्ट। एज अ टेक्नीशियन, एज अ लैब टेक्नोलॉजिस्ट, जब एक पेशेंट आ जाए डॉक्टर उसको वो फॉलिक एसिड का टेस्ट एडवाइस करे तो किस तरह आप करेंगे। सबसे पहले आप इस बात को जहन में याद रख ले कि द पेशेंट शुड बी फास्ट फॉर 6 आवर बिफोर टेस्ट। टेस्ट से पहले पेशेंट को 6 आवर जो हमारे पास फास्ट है वो जरूरी है, क्योंकि फिर वो टेस्ट पर असर अंदाज हो सकता है, टेस्ट को खराब कर सकता है। आपने उस पेशेंट से सैंपल लेना है, किस तरह लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट 3 ml ब्लड। सबसे पहले आपने ब्लड लेना है। ब्लड लेने के बाद आप या तो ग्रीन टॉप ट्यूब में लेंगे या जेल ट्यूब में लेंगे, अगर आप स्ट्रक्चर को देख ले। और फिर हमारे पास है रेड टॉप ट्यूब। ये अगर आप में जो भी ट्यूब आपके साथ अवेलेबल हो एट अ टाइम, यू शुड यूज रेड टॉप ट्यूब, या आप जेल ट्यूब इस्तेमाल कर सकते या ग्रीन टॉप ट्यूब, आप इसमें जो भी हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद after this process centrifuge the sample through centrifuge machine and collect the serum and run the test in well calibrated machine। फिर आपने ब्लड भी लिया, इस फॉर एग्जांपल इस जेल ट्यूब में आपने डाल दिया। वो ब्लड डालने के बाद आप इस ट्यूब को इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में, इसका नाम क्या है सेंट्रीफ्यूज मशीन, इस मशीन में आप रखेंगे। आपको इस तरह वो सैंपल देगा ऊपर। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देख ले, हमारे पास सीरम हो गया, बीच में झील आता है। इसको इसलिए झील ट्यूब कहा जाता है कि इसमें हमारे पास पहले से झील मौजूद हुआ होता है। और इसके बाद फिर हमारे पास रेड ब्लड सेल वो नीचे आ गया। तो फिर इससे आप सीरम उठा के एक अच्छे मशीन, वेल कैलिब्रेटेड मशीन के जरिए आप इस टेस्ट को रन करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास वो हालात है, वो कंडीशन है विच कंडीशन द फॉलिक एसिड विल बी हाई। कौन से ऐसे कंडीशन है, कौन से ऐसे हालात है जिसमें फॉलिक एसिड का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई चला जाता है नॉर्मल लेवल से। तो डायलिसिस पेशेंट जो किडनी के पेशेंट है, इसमें जो फॉलिक एसिड का जो नॉर्मल रेंज है वो बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। इस तरह हमारे पास सीलियक डिजीज इज अ क्रोनिक डाइजेस्टिव एंड इम्यून डिसऑर्डर दैट डैमेज द स्मॉल इंटेस्टाइन। सीलियक डिजीज एक ऐसा डिजीज है जिसमें हमारे पास जो इंटेस्टाइन होता है और जो हमारे पास क्रोनिक डाइजेस्टिव इसमें डिजीज आकर हो सकता है, और इसी वजह से फिर जो फॉलिक एसिड है इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, और इसी वजह से फिर हमारे ब्लड में फॉलिक एसिड का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। सिकल सेल डिजीज में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, और इसके साथ साथ ब्लाइंड लूप सिंड्रोम। ब्लाइंड लूप सिंड्रोम क्या है? ओकर व्हेन डाइजेस्ट फूड स्लो और स्टॉप मूविंग थ्रू पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। ब्लाइंड लूप सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है, एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे पास डाइजेस्टेड फूड स्लो, उसका जो डाइजेशन है फूड का, खुराक का, वो स्लो होता है या स्टॉप होता है मूविंग थ्रू पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। जिस तरह हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि हमारे पास क्रोनिक डाइजेस्टिव एंड इम्यून डिसऑर्डर डैमेज द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज हो जाए तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं होगा।
दिस काज इन ओवर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। इट्स ऑल्सो लीड टू प्रॉब्लम एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स। वही बात है, जब हमारा जो अंदर हमारे इंटेस्टाइन में नॉर्मल फ्लोरा तो ऑलरेडी मौजूद है। नॉर्मल फ्लोरा क्या चीज़ है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम एक खूबसूरत लेक्चर बनाएंगे। तो जब ये बैक्टीरिया, ये जो हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा है, जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करे, जब ग्रो करे वो सारे इंटेस्टाइन को कवर करे और इसके बाद फिर फॉलिक एसिड का एब्जॉर्ब नहीं होता, और जब एब्जॉर्ब नहीं होता तो वही हमारे बॉडी में ही रह जाता है, ब्लड में, तो फिर इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। फिर इसके बाद आता है इन विच कंडीशन द फॉलिक एसिड विल बी लो। वो कंडीशन, वो हालात हमने पढ़ लिए जिस हालात में हमारे पास फॉलिक एसिड का जो वैल्यू बहुत ज्यादा हाई आ रहा था। फिर इसके बाद हमारे पास वो कंडीशन है, वो हालात है जिसमें फॉलिक एसिड का वैल्यू जो नॉर्मल रेंज है वो बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है। तो फर्स्ट नंबर पर है प्रेगनेंसी। जाहिर सी बात है, प्रेगनेंसी में स्पेशली फीमेल में इसमें जो प्रेगनेंसी होता है तो इसकी वजह से फिर फॉलिक एसिड का जो लेवल है बहुत ज़्यादा कम आ जाता है। माल न्यूट्रिशन की वजह से हेमोलिटिक एनीमिया। सेकंड लास्ट है फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी। ये स्पेलिंग इसका थोड़ा गलत है, सॉरी फॉर दैट, FOLIC है। तो फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी में, और इसके साथ साथ लास्ट नंबर पर है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में भी हमारे पास फॉलिक एसिड का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा लो चला जाता है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।